नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्वदेश खबर। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। हो जाइए तैयार, अगले आधे घंटे इस वक्त की अहम और बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर हम लेकर आएंगे। सबसे पहले वो खबरें जो बजट से जुड़ी हुई हैं। जी हां, बजट में टेक्सटाइल सेक्टर के लिए पीएलआई स्कीम के आवंटन में इजाफा हो सकता है। बांग्लादेश में जारी तनाव के बीच सरकार के फैसले से टेक्सटाइल सेक्टर को फायदा हो सकता है। पूरी खबर दे रहे हैं हमारे सहयोगी समीर दीक्षित। आगामी यूनियन बजट में सरकार का टेक्सटाइल सेक्टर पर विशेष फोकस रह सकता है। सूत्रों की माने तो बजट में टेक्सटाइल सेक्टर के लिए ज्यादा बजटरी एलोकेशन से लेकर के पीएलआई स्कीम या फिर कुछ इंसेंटिव बेस्ड स्कीम का अनाउंसमेंट भी हम होता हुआ देख सकते हैं। सूत्रों की माने तो सबसे पहले बजटरी एलोकेशन जो टेक्सटाइल सेक्टर का रह सकता है वो इस बार इस वित्त वर्ष के लिए तकरीबन 15 से 20% ज्यादा रह सकता है। 2024-25 में टेक्सटाइल सेक्टर के लिए बजटरी एलोकेशन तकरीबन 4200 करोड़ रुपए का था, जबकि 2025-26 के लिए ये बजटरी एलोकेशन 15-20% बढ़ करके तकरीबन 5200 करोड़ रुपए के आसपास रह सकता है। दूसरी अहम बात यह है कि टेक्सटाइल सेक्टर में जो भी पीएलआई स्कीम है, इसकी मियाद को भी बढ़ाने पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है और जो इस पीएलआई स्कीम के लिए जो बजटरी एलोकेशन है उसको भी बढ़ाने पर विचार कर रही है और वो तकरीबन 600 मिलियन रुपए के आसपास उसको किया जा सकता है। इस पर सरकार विचार कर रही है। इसके अलावा सरकार जो अलग अलग टाइप के यार्न्स हैं जो कि इंडस्ट्री इंपोर्ट करती है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, उस पर जो इंपोर्ट टैरिफ है उसको रैशनलाइज करने पर, उसको कम करने पर विचार कर रही है और उसका भी अनाउंसमेंट संभवतः किया जा सकता है। जो मशीनरी है टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंपोर्ट करती है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, इन मशीनरी पर जो इंपोर्ट ड्यूटी लगती है कुछ हद तक इसमें भी कटौती होता हुआ हम देख सकते हैं। तो ये तमाम कदम या यूं कहें राहत जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री को सरकार देना चाहती है, इसके पीछे दो कारण हैं। सबसे पहला ये कि बांग्लादेश में जो अनरेस्ट की सिचुएशन है इसने भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए कई ब्राइट अपॉर्चुनिटी बनाई है, इसको सरकार एनकैश करना चाहती है। दूसरी बात यह है कि सरकार यह समझती है कि जितना ज्यादा वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सपोर्ट करेगी उतना ज्यादा वो एम्प्लॉयमेंट के मसले पर भी कुछ हद तक कामयाबी पा सकती है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वो कर पाएगी। इनको देखते हुए सरकार आगामी बजट में टेक्सटाइल सेक्टर के लिए कुछ बड़े अनाउंसमेंट जिसमें कि बजटरी एलोकेशन को बढ़ाने से लेकर के पीएलआई स्कीम या फिर कुछ इंसेंटिव बेस्ड स्कीम का अनाउंसमेंट कर सकती है। शुक्रिया करेंगे इस अहम जानकारी के लिए समीर। और बजट में रिन्यूएबल सेक्टर के लिए मेगा बैटरी स्टोरेज प्लान का ऐलान हो सकता है और इस खबर पर एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहे हैं प्रकाश प्रियदर्शी। देखिए, आगामी बजट में सरकार बैटरी स्टोरेज को बढ़ावा देने के मकसद से अहम घोषणाएं कर सकती है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने इससे संबंधित प्रस्ताव भेजा है जिसमें बैटरी स्टोरेज को बढ़ावा देने, इससे संबंधित फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की घोषणा करने से संबंधित सिफारिश की गई है। दरअसल प्रस्ताव के हिसाब से सरकार इस बात के ऐलान कर सकती है कि बैटरी स्टोरेज डेवलप करने पर, सेटअप करने पर फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दिए जा सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ये चाहती है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपर्स हैं वो अपने प्रोजेक्ट्स में कुछ परसेंटेज तक बैटरी स्टोरेज कैपेसिटी भी डेवलप करें। इसकी शुरुआत कुछ परसेंटेज से की जाएगी और फिर धीरे धीरे इसमें बढ़ोतरी की जाएगी, लेकिन इसकी वजह से डेवलपर्स के ऊपर अतिरिक्त फाइनेंशियल बर्डन आ सकता है और इसके लिए फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की मांग की जा रही है। इसके अलावा अगर इसको अप्रूव किया जाता है तो जाहिर तौर पर जो आरी डेवलपर्स होंगे उन्हें अपने जहां भी वो प्रोजेक्ट्स डेवलप करेंगे उन्हें आवश्यक रूप से बैटरी स्टोरेज कैपेसिटी भी डेवलप करना होगा। इसके अलावा सूत्र इस बात की भी जानकारी दे रहे हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी जोन का भी ऐलान किया जा सकता है बजट में, जिसमें तमाम तरह के जो आरी प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो सोलर हो, विंड हो, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया, वो एक जोन के अंदर ही डेवलप किए जाएंगे। इससे कई तरह के जो लॉजिस्टिक कॉस्ट हैं वो बचाने में मदद मिलेगी और कैपेसिटी एडिशन में भी तेजी आएगी। लिहाजा मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का ये मानना है कि अब वो समय नहीं है कि डेडिकेटेड सोलर प्रोजेक्ट, सोलर पार्क या विंड पार्क डेवलप किया जाए, बल्कि एक कॉम्प्रिहेंसिव एनर्जी जोन डेवलप किया जाए जिसमें वैरायटी ऑफ जो प्रोजेक्ट्स हैं या फिर रिन्यूएबल एनर्जी के फॉर्म्स हैं वो डेवलप किए जाएंगे और उसी आधार पे स्टेट्स गवर्नमेंट जो है उसमें बिड करेंगी। इसके लिए फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की भी मांग की गई है। ये तमाम प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भेजे गए हैं और इस बात की उम्मीद है कि सरकार इसकी घोषणा आगामी बजट में कर सकती है।
चलिए, और अगली खबर भी जो हम ले आ रहे हैं वो प्रकाश की ही है। सरकार बजट में संशोधित इनकम टैक्स एक्ट के ड्राफ्ट को पेश कर सकती है। नए एक्ट में क्या खास हो सकता है, प्रकाश प्रियदर्शी उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। देखिए, आगामी बजट की जो तैयारियां हैं पूरे जोरों पर है, और सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से वित्त मंत्री आगामी बजट में जो सिंप्लीफाइड आईटी एक्ट है उसको पेश कर सकती हैं, उसकी घोषणा कर सकती हैं। दरअसल सरकार इनकम टैक्स एक्ट 1961 में बड़े बदलाव करना चाह रही है। इस पर प्रक्रिया की शुरुआत भी कर दी गई है, और सूत्र बता रहे हैं कि बल्कि जो ड्राफ्ट एक्ट है वो भी रेडी है, जिसकी घोषणा वित्त मंत्री कर सकती हैं। ये काफ़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है, क्योंकि सरकार ये चाहती है कि जो बदलाव किए जा रहे हैं उसके जरिए जो प्रोसेस है उसको आसान बनाया जाए, कंप्लायंस का बर्डन कम किया जाए, जो रिडंडेंट लॉज हैं उसको ख़त्म किया जाए। हालांकि इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है, जो कि ध्यान रखने वाली बात है, वो ये है कि जो टैक्स रिलेटेड चेंजेस हैं या जो टैक्सेशन से संबंधित जो पॉलिसी है उसमें बड़े बदलाव नहीं होंगे, वो इस अमेंडमेंट का हिस्सा नहीं है, बल्कि प्रोसेस प्रोसीजर उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश की जा रही है। जो लैंग्वेज है उसको आसान बनाने की कोशिश की जा रही है। इससे संबंधित जो प्रयास है सरकार ने शुरू कर दिए थे, और अब जो ड्राफ्ट एक्ट है वो रेडी है, जिसकी घोषणा आगामी बजट में वित्त मंत्री कर सकती हैं कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इससे संबंधित जो रोड मैप है वो पेश कर सकती हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो लास्ट ईयर बजट सरकार ने पेश किया था चुनाव के बाद, जो पहला फुल फ्लेज बजट था, उसमें आईटी एक्ट को रीराइट करने, उसके लैंग्वेज को सिंप्लीफाई करने, कंप्लायंस संबंधित जो बर्डन है उसको कम करने से संबंधित घोषणा वित्त मंत्री ने की थी, ताकि जो लिटिगेशन है टैक्स से संबंधित उसमें कमी लाई जाए। उसके बाद प्रक्रिया की शुरुआत की गई थी। अब ड्राफ्ट एक्ट जो है वो रेडी है, जिसकी घोषणा वित्त मंत्री कर सकती है, जिसपे ज़्यादा फोकस इस बात पर ही है कि जो प्रोसेस है उसको सिंप्लीफाई किया जाए, और टैक्स रेट से संबंधित बड़े बदलाव इसमें नहीं देखने को मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव ये है कि जो वैसे कानून, प्रोसेस और प्रावधान जो कि रिडंडेंट हो चुकी है, जिसकी ज़रूरत अब नहीं है, उसको ख़त्म किया जाए, इस पूरी प्रक्रिया को आसान बनाया जाए, और ख़ासकर जो टीडीएस है, जो टैक्स डिडक्शन एट सोर्स है, उसको कैसे सिंप्लीफाई किया जाए, इस पर ज़्यादा फोकस होगा। इससे संबंधित घोषणाएं हो सकती हैं, जैसा कि हमें सूत्र बता रहे हैं कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, और जाहिर तौर पर टैक्स पेयर्स के लिए राहत की खबर होगी। शुक्रिया प्रकाश इस अहम जानकारी के लिए। दिन के ऊपरी स्तर से फिसलने के बावजूद बाजार में लगातार दूसरे दिन बढ़त देखी गई। निफ्टी 37 अंक चढ़कर 23,200 के ऊपर बंद हुआ, लेकिन बैंक निफ्टी दिन की ऊंचाई से करीब 400 अंक फिसला। कैसा रहा बाजार में एक्शन, बता रही हैं अशेषा। दूसरे दिन लगातार भारतीय बाजारों में तेजी दिखी। निफ्टी करीब 50 अंकों की तेजी के साथ 23,200 के पार बंद होता हुआ नजर आया। इंडिविजुअल गेनर्स की बात करें तो इंडेक्स लेवल पर ट्रेंड 2.5% की तेजी के साथ निफ्टी 50 इंडेक्स का टॉप गेनर। ब्रोकरेज रिपोर्ट आई थी, जिसके चलते यहां पर एक्शन दिखा। कोटक महिंद्रा बैंक, एनटीपीसी जैसे कुछ और स्टॉक्स भी थे गेनिंग साइड पर निफ्टी इंडेक्स से। निफ्टी बैंक में भी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा, हरे निशान में बंद होता हुआ नजर आया। 48,750 के पार निफ्टी बैंक बंद हुआ। सेक्टर वाइज बात करें तो रियल्टी स्टॉक्स में सबसे ज्यादा एक्शन दिखा। निफ्टी रियल एस्टेट इंडेक्स सबसे बड़ा सेक्टोरल गेनर। फीनिक्स मिल्स 6% ऊपर। रेमंड और महेंद्र लाइफ स्पेसेस में भी 3 से 5% की तेजी दिखी। एनर्जी और पावर स्टॉक्स में काफी एक्शन दिखा। थर्मैक्स 10% ऊपर। आइनॉक्स विंड में 5% की तेजी दिखी। एनटीपीसी जैसे कुछ स्टॉक्स में भी अच्छा एक्शन दिखा। लेकिन ऑन द फ्लिप साइड फार्मा स्टॉक्स में काफी कमजोरी आज के सत्र में दिखी। 1% की गिरावट के साथ निफ्टी फार्मा इंडेक्स बंद होता हुआ नजर आया। मैनकाइंड फार्मा 3% नीचे। नैटको फार्मा और ग्लेनमार्क फार्मा में भी करीब 2 से 3% की गिरावट दिखी। इंडिविजुअल स्टॉक्स में कई सारे स्टॉक्स थे। मारुति सुजुकी जहां पर ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई, 2 ब्रोकरेज रिपोर्ट्स, जिसके चलते 2 से 3% की तेजी के साथ बंद हुआ। आईटी सेक्टर से परसिस्टेंट सिस्टम्स को कुछ नए ऑर्डर विंस मिले, यहां पर तेजी दिखी। और मक्वारी की रिपोर्ट आई थी क्यूएसआर सेक्टर पर, जिसके चलते देवयानी इंटरनेशनल, सफाया फूड्स जैसे कुछ स्टॉक्स में भी एक्शन दिखा। लेकिन ऑल इन ऑल काफी अच्छा दिन था। दूसरे दिन लगातार भारतीय बाजार हरे निशान में बंद होते हुए नजर आए, और 23,200 के पार निफ्टी बंद होता हुआ नजर आया। शुक्रिया अशिशा इस अहम जानकारी के लिए। अब बढ़ते हैं अपने खास सेगमेंट 5 का पंच की तरफ, जहां मेरे सहयोगी रविंदर आपको बताएंगे कि आखिर किन शेयरों और सेक्टर ने लगाया मार्केट में एक्शन भरा पंच।
5 के अंश में बात करेंगे 5 ऐसे स्टॉक की जिस पर आज ब्रोकरेज के दम पर और खबरों के दम पर एक्शन देखने को मिला। तो सबसे पहले बात करते हैं एनबीसीसी इंडिया की, जहां पर कंपनी को जो है 5 डिफरेंट प्रोजेक्ट के लिए 405 करोड़ का वर्क ऑर्डर मिला है। अगला जो स्टॉक फोकस में रहा है मिंडा कॉर्पोरेशन, जहां पर कंपनी जो है 49% का स्टेक जो है एक्वायर करने वाली है फ्लैश इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में, और जो कॉस्ट होगा इस एक्विजिशन का वो 1372 करोड़ का होगा। अगला जो स्टॉक फोकस में रहा है डिक्सन टेक्नोलॉजी, जहां पर एमके ने जो है इनिशिएट किया है बाय रेटिंग और टारगेट प्राइस जो है 20,000 का रखा है डिक्सन टेक्नोलॉजीज पे। उनका कहना है कि डिक्सन जो है वो 70 से 75% का इंक्रीमेंटल मार्केट शेयर में जो है इंक्रीज देखने को मिल सकता है, और ओवरऑल जो मार्केट शेयर है वो 44% का इंक्रीज हो सकता है FY35 से, जो कि करंटली 25% का है। अगला जो स्टॉक फोकस में रहा है ट्रेंड, जहां पर इलारा ने जो है नोट निकाली ट्रेंड पर, और उन्होंने जो है इनिशिएट किया है बाई कवरेज और टारगेट प्राइस जो है 8,500 का रखा है ट्रेंड पर। उनका कहना है कि ज़ूडियो जो है एक लार्जेस्ट प्लेयर रह सकता है फास्ट फैशन में, और इंडस्ट्री से जो है फास्ट ग्रो हो सकता है, और जो शेयर है फास्ट फैशन का अपैरल इंडस्ट्री में वो जो है इंक्रीज हो सकता है 14% पर FY27 में, जो कि FY24 में 10% का था। अगला जो स्टॉक है BSE, जहां पर नोवामा ने जो है नोट निकाली BSE पर, और उन्होंने जो है इनिशिएट किया है कवरेज बाय रेटिंग और टारगेट प्राइस जो है 6,730 का रखा है BSE पर। उनका कहना है कि रेगुलेटरी चैलेंजेस के बावजूद कंपनी में जो है एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिल सकती है, और FY24 से FY27 का जो रेवेन्यू CAGR है वो 39.9% का रह सकता है, और जो लार्जर कॉन्ट्रैक्ट साइज है वो लोअर करेंगे क्लियरिंग चार्जेस और इम्प्रूव करेंगे एबिटा मार्जिन्स को। शुक्रिया करेंगे इस अहम जानकारी के लिए रविंदर आपका। रिलायंस इंडस्ट्रीज कल अपनी तीसरी तिमाही के नतीजे जारी करेगी। कैसे रह सकते हैं रिलायंस के नतीजे, अनुमान बता रहे हैं वरुण दुबे। देखिए, रिलायंस के नतीजे ठीक ठाक रहेंगे, कोई बड़े फायरवर्क्स आपको देखने नहीं मिल सकते। जो भी सपोर्ट मिलेगा वो खासकर जियो का कारोबार जो है वहाँ से मिलेगा। इसके अलावा रिफाइनिंग कारोबार जो है वहाँ पे ठीक ठाक प्रदर्शन रहने वाला है। पहले मैं आपको नंबर्स बता देता हूँ। आय में हमारा अनुमान है 4.5% के आसपास की बढ़ोतरी होगी, एबिटा में भी उतनी ही बढ़ोतरी होगी। मार्जिन्स अगर आप देखेंगे तो 16.9% से बढ़ के करीब 17.2% के आसपास आ सकते हैं, यानी करीब 30 बेसिस पॉइंट के आसपास की बढ़ोतरी यहाँ पे होगी, और कंपनी का मुनाफा जो है वहाँ पे करीब 10 से 11% के आसपास की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा रहा है। 18,337 करोड़ रुपए के आसपास ये आएगा। खासकर जियो का कारोबार अगर आप देखेंगे तो जो टैरिफ हाइक्स कंपनी ने लिए थे इसके पहले, उसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा, और यहाँ पे आय और एबिटा में 5% के आसपास की बढ़ोतरी। आरपू जो है उसमें 6% के आसपास की बढ़ोतरी होगी। 195 से बढ़ के करीब 206 के आसपास जो है इस कंपनी का आरपू जो है वो जा सकता है। जहाँ तक कंपनी के बाकी कारोबार की बात करें तो ऑयल टू केमिकल कारोबार जो है वहाँ पे प्रदर्शन थोड़ा बहुत कमज़ोर ही रहने वाला है, कोई बड़े फायरवर्क्स की उम्मीद वहाँ पे भी नहीं है। रिटेल कारोबार सबड्यूड ग्रोथ रहने वाली है इस बार, नो डाउट। कॉटन अगर आप देखेंगे तो फेस्टिवल्स की वजह से थोड़े बहुत सुधार होगा, लेकिन साल दो साल अगर आप देखेंगे तो महज आधा 1% के आसपास की ग्रोथ जो है वही आपको देखने मिलेगी कंपनी के रिटेल कारोबार में। पेटकेम दबाव में रहने वाला है, रिफाइनिंग में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो सकती है, और जीआरएम्स में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि इस बार जो सिंगापुर जीआरएम्स है कॉटन वहाँ करीब 38% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली थी। तो यहाँ पे आप नजर रखिएगा कि किस तरह के जीआरएम्स रिलायंस क्लॉक करता है। बाकी अगर आप देखेंगे ठीक ठाक नतीजे रहेंगे, जियो का प्रदर्शन अच्छा होगा, रिटेल का प्रदर्शन धीमा रहने वाला है इस बार। वरुण आपका इस अहम जानकारी के लिए। और कल के बाजार में कहां रखें नजर, कौन से ट्रिगर्स पर आपको करना होगा फोकस, तमाम इवेंट्स के बारे में जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी आनंद शुक्ला। जी आनंद। जी आप बात करते हैं कल के कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में जहां हमें नज़र रखने की ज़रूरत है। सबसे पहले भारतीय बाजारों की तरफ देखें तो Q3 में कंपनियों के रिजल्ट्स आ रहे हैं, जहां कल रिलायंस, इन्फोसिस और एक्सिस बैंक के नतीजे आने वाले हैं। इसके अलावा दूसरी कंपनियों में बात करें तो LTI माइंट्री, DB कॉर्प और हैवेल्स इंडिया के भी नतीजे आने वाले हैं। इसके अलावा कॉर्पोरेट एक्शन की बात करें तो TCS और SCL टेक में डिविडेंड के लिए कल शेयर खरीदने की आखिरी तारीख है। इसके अलावा ग्लोबल बाजारों की तरफ देखें तो कल अमेरिका में बेरोजगारी और रिटेल बिक्री के आंकड़े आने वाले हैं। इसके अलावा यूके में भी IIP के आंकड़े आने वाले हैं, जहां हमें नजर रखने की जरूरत है। क्या करेंगे आनंद आपका तमाम ट्रिगर्स के बारे में जानकारी देने के लिए। बढ़ते आगे। उत्तर प्रदेश में पावर कंपनियों का प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा। अगले 6 महीने में ये जो पूरी प्रक्रिया है इसे पूरा किया जाएगा। पूरी खबर दे रहे हैं हमारे सहयोगी अनुराग शाह।
उत्तर प्रदेश सरकार अगले 6 महीने के अंदर 2 पावर कंपनीज है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, उनको प्राइवेटाइज करने जा रही है और ये पीपीपी मॉडल के अंतर्गत ये प्राइवेटाइजेशन की प्रक्रिया होगी, जिसमें 2 कंपनियां हैं, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम। इनका पीपीपी मॉडल के अंतर्गत प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा और 50:50 का ये पीपीपी मॉडल होगा, जिसमें जो चेयरमैन होगा नई कंपनी का वो सरकार की तरफ से अपॉइंटेड होगा और जो मैनेजिंग डायरेक्टर होगा वो प्राइवेट कंपनी का होगा। तो पूरी जो टाइमलाइन है इस प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस की, उसमें कंसल्टेशन सिलेक्शन रिपोर्ट जो है वो अगले 10 दिन में जारी की जाएगी। उसके अलावा जो टेंडर प्रोसेस है वो 40 दिन में पूरा किया जाएगा और उसके बाद जो प्राइवेट फर्म सिलेक्शन है पूरी प्रक्रिया के अंदर वो 110 दिन के अंदर पूरा किया जाएगा और जो कैबिनेट की अप्रूवल है वो माना जा रहा है कि अगले 4 महीने में दे दी जाएगी। तो पूरी प्रक्रिया को होने में 6 महीने का वक्त लग सकता है। हालांकि जो एम्प्लॉयज़ यूनियन है उनके द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, बड़े स्तर पर इस प्राइवेटाइजेशन का विरोध किया जा रहा है, लेकिन जो आर्थिक स्थिति है, जो फाइनेंशियल सिचुएशन है, उसको देखते हुए राज्य सरकार के द्वारा एक कदम लिया जा रहा है, जहां पर 2 जो विद्युत वितरण निगम हैं राज्य सरकार के, उन्हें पीपीपी मॉडल के अंतर्गत प्राइवेटाइज किया जा रहा है। शुक्रिया अनुराग इस अहम जानकारी के लिए। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के सचिव ने सरकारी बैंकों के प्रमुखों के साथ एक अहम बैठक की। बैठक में किन अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, प्रकाश प्रियदर्शी इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। देखिए, पीएसयू बैंक प्रमुखों के साथ डीएफए सेक्रेटरी की जो बैठक है वो खत्म हो गई है और इसमें कई ऐसे इंपॉर्टेंट मसले हैं जिस पर चर्चा हुई है। इस बैठक में कई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी थे, जिसमें सिडबी, मुद्रा लिमिटेड जैसे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे वो इस बैठक में भाग ले रहे थे। तमाम ऐसे मसले थे जिस पर चर्चा हुई। सूत्र हमें बता रहे हैं कि डीएफए सेक्रेटरी ने जो फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम्स हैं उसकी समीक्षा की और ये इसलिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट था कि क्योंकि आगामी बजट के कॉन्टेक्स्ट में इन स्कीम्स में के लिहाज से जो फ्यूचर फंडिंग रिक्वायरमेंट है वो किस तरीके से हो सकती है और उसी आधार पर फैसला लिया जाएगा। खासकर मुद्रा योजना, पीएम स्वनिधि योजना, स्टैंड अप इंडिया जैसे जो स्कीम्स हैं उसकी समीक्षा हुई और साथ ही साथ इनके लिए क्या फंडिंग रिक्वायरमेंट्स और हो सकती है उस पर चर्चा हुई। साथ ही साथ डीएफए सेक्रेटरी ने जो सनराइज सेक्टर्स के लिए जो फंडिंग रिक्वायरमेंट है, जो ग्रोथ है, उस मसले पर भी चर्चा की, जैसा कि हमें सोर्स बता रहे हैं, और बैंक्स को ज़रूरी निर्देश दिए गए। इसके अलावा बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का सही इस्तेमाल हो, पर्याप्त इस्तेमाल हो, उस मसले पर चर्चा हुई। किस तरीके से बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार हो, खासकर रिमोट एरियाज में, उससे संबंधित बैंकों को इंस्ट्रक्शंस दिए गए। जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट हैं उसके डिप्लॉयमेंट को लेकर समीक्षा की गई और बैंकों से ये कहा गया कि जो भी रिमोट एरियाज हैं जहां पे बैंकिंग फैसिलिटी, बैंकों कमर्शियल बैंक्स के रूप में ब्रांचेज अभी तक नहीं है, वहां पर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट की फैसिलिटी अवेलेबल कराई जाए। इस मसले पर काफ़ी विस्तार से चर्चा हुई। साथ ही साथ जो जेडीडी ऐप है उस पर डेटा को कैसे सेफ रखा जाए, डेटा की जो उपलब्धता है उसको कैसे सुनिश्चित की जाए, जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं उनकी सभी की जियो टैगिंग हो, इस मसले पर भी चर्चा हुई और बैंकों को निर्देश दिए गए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बैठक थी, खासकर बजट से ठीक पहले ये बैठक की जा रही है। जाहिर तौर पे बैंकों की जो रिक्वायरमेंट्स सरकार से हो सकती है और फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम से संबंधित, इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित और जो सरकार जिससे संबंधित ऐलान सरकार बजट में कर सकती है, इस कॉन्टेक्स्ट को अगर आप देखें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बैठक थी। बैठक खत्म हुई है और तमाम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और पीएसयू बैंक्स को जरूरी निर्देश डीएफएस की तरफ से दिए गए हैं। शुक्रिया प्रकाश इस अहम जानकारी के लिए। इधर रुपए में आज शानदार रिकवरी देखने को मिली। क्या थी वजह, बताने के लिए मेरे सहयोगी विश्व मोहन जुड़े हैं। विश्व मोहन, बताइए रुपए में रिकवरी की आखिर क्या वजह रही? देखिए, आज रुपए में काफी अच्छी मजबूती दिखी है। 86 रुपए 50 पैसे के नीचे डॉलर के मुकाबले रुपया आ चुका है। रिकॉर्ड से आप देखें तो एक अच्छी मजबूती यहां पर दिख रही है। आरबीआई की तरफ से लगातार कोशिश भी हो रही है, डॉलर भी मार्केट में सेल किए जा रहे हैं। बैंकों से कहा जा रहा है, सिर्फ पीएसयू बैंकों से ही नहीं, सरकारी बैंकों के अलावा प्राइवेट बैंकों से भी कहा जा रहा है कि वो मार्केट में डॉलर की सप्लाई बढ़ाए और यही वजह है कि रुपए को सपोर्ट मिल रहा है। दूसरा, लगातार दूसरे दिन इक्विटी मार्केट में थोड़ी खरीदारी दिख रही है, तो लग रहा है कि एफआईआईज धीरे धीरे आएंगे तो एक सेंटिमेंट
बूस्ट भी यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर ट्रेंड देखें तो करेंसी मार्केट के लिए, रुपए के लिए वो अच्छा नहीं, क्योंकि डॉलर के लिए जो माहौल बन रहे हैं ग्लोबली वो काफी बेहतर है। और यूएस की जो नई सरकार की पॉलिसी होगी, यानी ट्रंप की जो पॉलिसी होगी, वो महंगाई बढ़ाने वाली होगी, और महंगाई अगर बढ़ेगी तो ब्याज दरें वहां पर ऊपर ही रहेंगे, तो यानी डॉलर को मजबूती मिलेगा। और यही वजह है कि ओवरऑल जो स्ट्रक्चरल चेंजेस आने वाले समय में दिखेंगे वो डॉलर के फेवर में है और बाकी करेंसी के लिए वो कमजोरी वाले हैं। और यही वजह है कि एशिया की ज्यादातर करेंसी काफी कमजोर नजर आ रही है। और रुपया भी अगर आप देखें तो महीने भर में 2% से ज्यादा गिरा है, साल भर में 4.5% से ज्यादा की गिरावट आई है। लेकिन आरबीआई के पास भी बहुत डीप हैंड्स नहीं है, लेकिन लगातार सरकार की तरफ से भी कोशिश हो रही है कि यहां पर रुपए को सपोर्ट दिया जाए। दूसरी तरफ अगर इंपोर्ट के नंबर अगर आप देखें तो इंपोर्ट के नंबर इंकरेजिंग नहीं है। हमारा इंपोर्ट का बिल यहां पर काफी ज्यादा है, तो एक फिस्कल डेफिसिट बढ़ने की संभावना है, ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जा रहा है। तो सारे फैक्टर है, रुपए के फेवर में नहीं है, लेकिन आरबीआई की कोशिश की वजह से थोड़ी राहत जरूर मिली है और रुपए में थोड़ी रिकवरी दिख रही है। शुक्रिया करेंगे विश्व मोहन आपका इस अहम जानकारी के लिए। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। 15 जनवरी को आर्मी डे के दिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की सेना की ताकत को बढ़ाने वाले 3 तोहफे दिए। यह तोहफा मिला है नेवी को। भारतीय नौसेना को आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वाघशीर जैसे 3 आधुनिक वॉरशिप मिले हैं। पीएम मोदी ने मुंबई में आज इसे राष्ट्र को समर्पित किया। इन तीनों अल्ट्रा मॉडर्न वॉरशिप से नेवी की ताकत और ज्यादा बढ़ेगी। साथ ही ये डिफेंस सेक्टर के लिए आत्मनिर्भर भारत मिशन के लिहाज से भी काफी अहम पड़ाव है। हमारे संवाददाता अतुल सिंह ने इस खास मौके पर ग्राउंड रिपोर्ट की। उन्होंने इन तीनों वॉरशिप की खासियत जानी। आप ये रिपोर्ट देखिए। भारतीय नौसेना की ताकत कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि 3 नए हथियार नौसेना में शामिल हो चुके हैं। 17A प्रोजेक्ट के तहत बनाई जाने वाली खास तौर पर फ्रिगेट आईएनएस नीलगिरी 25 साल के लंबे इंतजार के बाद दोबारा से समंदर की निगरानी करने के लिए, रक्षा करने के लिए, दहाड़ने के लिए तैयार हो चुकी है। हमारे साथ इस बार जो नीलगिरी समंदर में आई है उसमें क्या खासियत है और क्या वेपन सिस्टम नई इसमें ऐड की गई है, उस बारे में बात करने के लिए लेफ्टिनेंट कमांडर पार्थ सहगल जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, नीलगिरी का एक अपना इतिहास है, भारतीय नौसेना को एक लंबे समय तक अपनी एक सर्विस दे चुकी है। 25 साल बाद नए अवतार में जब ये वापस आई है तो क्या नया है सर? ये शिप आईएनएस नीलगिरी एक ऐसा फ्रिगेट है जो आज कहीं भी किसी भी जगह पर कि हमारे जो पानी का जो सरहद है उसकी रक्षा करने के लिए तैयार है। इस शिप में अलग अलग प्रकार के भिन्न प्रकार के वेपन्स उपलब्ध है। सबसे नया जो इस शिप में है वो मैं बताना चाहूँगा आपको, वो है ये गन, SRGM अपग्रेडेड गन। ये गन एक ऐसा गन है जिसके अंदर एक अपना खुद का रडार सिस्टम भी अवेलेबल है, जिससे कि जब गोला इस गन से निकलता है वो ये हमेशा अपने लक्ष्य पे जाके लगेगा। आईएनएस नीलगिरी के बाद आईएनएस सूरत AI फैसिलिटी के साथ पूरी तरीके से लैस होकर भारतीय समंदर पे अब उतर चुकी है। अब योद्धा के तौर पर ये अपने सफ़र पर निकलने वाली है। लेकिन क्या खास फीचर्स इस नए घातक डिस्ट्रॉयर में है
वो हम दिखाना चाहेंगे। करीबन 350 मीटर लंबी ये जो डिस्ट्रॉयर है INS सूरत, इसमें सारे अत्याधुनिक हथियार के साथ सारी फैसिलिटी चाहे शामिल की गई हैं। और पीछे की तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पर हथियार और रडार के साथ साथ सारी अत्याधुनिक सुविधाएं इस डिस्ट्रॉयर में शामिल की गई हैं। जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो भी अब इस पर इनेबल्ड कर दी गई हैं। जो एडवांस सिस्टम रडार के हैं वो भी यहाँ पर शामिल किए गए हैं। SRGM जो गन है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। मल्टी प्रोपेल जो लॉन्चर्स हैं मिसाइल के वो भी आपको तस्वीरों में दिख जाएंगी, जो पलक झपकते ही दुश्मनों पर कहर बनकर टूट। वागशीर भारतीय नौसेना की ताकत बनके समंदर में दहाड़ने के लिए तैयार हो चुकी है। भारतीय नौसेना में इसे शामिल कर लिया गया है और अब ये दुश्मनों को चकमा देकर उनके ऊपर हमला करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तस्वीरों में आप उस शेर को देख सकते हैं जो अब समंदर की निगहबानी करेगा। वागशीर जिसका नाम है, इस स्कॉर्पियन ग्रेड की जो कलावरी सबमरीन है वागशीर, इसको भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। ख़ास तौर पर ये वो सबमरीन है जो मेक इन इंडिया के तहत पूरी तरीके से मुंबई के ही डॉकयार्ड पर इसे तैयार किया गया है। इसमें आधी से ज़्यादा जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो भारतीय हैं, उसका इस्तेमाल किया गया है।